हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज विके। आज बेटा अपन जो अपना केमिस्ट्री है 11th केमिस्ट्री उसके अध्याय 7 साम्य इक्विलिब्रियम है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना क्या साम्य स्थिरांक। इस साम्य स्थिरांक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि साम्य स्थिरांक होता क्या है करके। और साम्य मतलब क्या होता है बेटा, साम्य अवस्था क्या होता है, ध्यान देना। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है बेटा, बोलो, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो साम्य स्थापित हो गया, समझे। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। साम्य स्थापित हो गया, इक्वल हो गया वो आपका। तो चलो देखते हैं क्या होता है साम्य स्थिरांक करके। ठीक है बेटा, साम्य स्थिरांक को अपन को यानी समझने के लिए बेटा अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लेंगे। किसका नियम लेंगे? द्रव्य अनुपाती। और आप जो पहला वीडियो है, पहले लेक्चर में आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम मैंने समझा दिया हूं। और क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ये अपन ने क्या है, आपके द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, इसको हमने समझ लिए हैं। और डाउट होगा तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलो देखते हैं साम्य स्थिरांक। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से बेटा अपन माना, देखते हैं यहाँ पे, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। देखते हैं बेटा कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। बेटा अभिकारक A है, इसके मोलों की संख्या कितनी है बेटा, बोलो जरा, N1 प्लस अभिकारक B है, इसके अणुओं की संख्या है आपकी N2। कितनी है? N2। और ये जो अभिक्रिया है बेटा, ये है रिवर्सिबल आपकी। कैसे है बोलो जरा? रिवर्सिबल। मतलब ये है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है ये? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये है बेटा आपके बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में बेटा आपके क्या C+D ये उत्पाद है आपके। ठीक है, इस उत्पाद C उत्पाद के अणुओं की संख्या है बेटा M1 और D उत्पाद के अणुओं की संख्या है आपकी M2। यह हो गई है उत्पाद मेरी। ध्यान देना, अभिकारक A और अभिकारक B ये क्रिया करके उत्पाद C और उत्पाद D बना रहे हैं। क्लियर हो गई है ना? और बेटा जब बैकवर्ड रिएक्शन में आपके ये बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन में C और D जो क्रिया करके पुनः आपके अभिकारक A और B बना रहे हैं। आप समझेंगे कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A और अभिकारक क्या है बेटा, B। अभिकारक A के अणुओं की संख्या N1 है और अभिकारक B के अणुओं की संख्या N2 है। ये दोनों क्रिया करके उत्पाद C और उत्पाद D बना रहे हैं। उत्पाद C के अणुओं की संख्या आपकी M1 है और उत्पाद D के अणुओं की संख्या आपकी कितनी है बेटा, M2 है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो बेटा यहाँ पे आपको लिखना है ऐसा कि माना इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, क्या बोला बेटा मैंने, माना इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक A और अभिकारक B ये दोनों क्या है यार आपके, बोलो, अभिकारक है। ठीक है साहिल, समझ में आ रहा है? ये रिएक्टेंट है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, इधर बोलो जरा, ये उत्पाद बनाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई है। यस। आप इतना तो लिख सकते हो यार यहाँ पे कि माना इस अभिक्रिया में अभिकारक A और अभिकारक B है। अभिकारक A के अणुओं की संख्या N1 है, अभिकारक B के अणुओं की संख्या N2 है। उत्पाद ये अभिक्रिया करके उत्पाद C और D बनाते हैं जिनके अणुओं की संख्या क्रमशः M1 और M2 है। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा और लिखना है
कि अभिकारक A का सक्रिय द्रव्यमान या पोलर सांद्रता कोष्टक के अंदर A हो गया, अभिकारक B का सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर B हो गया। समझ गया बेटा? ऐसे बेटा उत्पाद C का सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर C हो गया है, और ऐसे ही उत्पाद D का सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर D हो गया। समझ गए ना? तो लिख दोगे यार कि माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है और ये अभिक्रिया लिख देना। इस अभिक्रिया में बेटा यहाँ क्या लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखना है आपको कि इस अभिक्रिया में अभिकारक A और B है जिनके अणुओं की संख्या N1 और N2 है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद C और D बनाते हैं जिनके अणुओं की संख्या M1 और M2 है। ठीक है ना? अभिकारक A और B के सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर A, कोष्टक के अंदर B, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान कोष्टक के अंदर C और कोष्टक के अंदर D है। ऐसा लिख दोगे बेटा इतना? यस सर। तो अब क्या देखते हैं बेटा अपन इसमें द्रव अनुपाती क्रिया का नियम लागू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साम स्थिरांक क्या होता है ये बता देता हूं बेटा। अद्रव्यक्रिया का दर स्थिरांक जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अद्रव्यक्रिया का दर स्थिरांक क्या था बेटा, बोलो जरा रे आपका Kf था बेटा, और पर्श अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या था बेटा, Kb। इन दोनों के अनुपात को Kf/Kb के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा अपन, साम्य स्थिरांक। क्या कहते हैं? साम्य स्थिरांक। और जिसको किससे दर्शाया था बेटा अपन ने, Kc से। इसको ही प्रूव करना है, समझ गए ना? तो इसमें अग्र अभिक्रिया के लिए किसके लिए बेटा देखते हैं, अग्र अभिक्रिया के लिए देखते हैं बेटा अपन अग्र अभिक्रिया के लिए। देखते हैं बेटा क्या हो रहा है अग्र अभिक्रिया के लिए अपन। चलो तो अग्र अभिक्रिया के लिए देखते हैं बेटा, यहां से अग्र अभिक्रिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो RF लिख दूं क्या मैं? यस सर। ठीक है, RF समानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, ये अग्र अभिक्रिया है ना? यस सर। ये क्रिया करके उत्पाद बना रहा है ना? यस सर। तो अग्र अभिक्रिया आपका क्या बेटा, बोलो जरा रे? A। ठीक है, अभिकारक A है, इसके अणुओं की संख्या क्या लिख दी बेटा मैंने, N1 इनटू B की पावर N2। क्लियर हो गया है? Yes, sir. अरे हाँ यार, Yes, sir. RF आगे क्या हो जाएगा बेटा, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको K। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. और यहाँ क्या हो जाएगा आपका A इसकी पावर N1 इनटू B की पावर बेटा N2। कोई दिक्कत है क्या यार इसमें? अरे है क्या? बनेगा क्या नहीं बनेगा? और यहाँ पे Kf बराबर लिख देना बेटा, क्या होगा Kf बराबर में अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है, ऐसे ही किसके लिए देखते हैं, दिख रहा है बेटा? पश्च अभिक्रिया के लिए, किसके लिए बेटा? पश्च अभिक्रिया के लिए भी देख लेते हैं अपन यार, यहाँ पे ऐसा पश्च अभिक्रिया के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, पश्च अभिक्रिया की दर क्या होगी, Rb समानुपाती किसके होंगे, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान की समानुपाती होगा या मोलर सांद्रता के। तो क्या है बेटा उत्पाद अपना, बोलो रे, C, और C के अणुओं की संख्या बोलो N1 इनटू D के अणुओं की संख्या N2। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो Rb बराबर बेटा ये समानुपाती का चिन्ह हटाए तो पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक Kb, और ये जैसा तैसा उतारते बेटा, C की पावर M1 इनटू D की पावर M2। कोई दिक्कत है किसमें? बनेगा क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। आगे देखते बेटा इसको ही अपन, ठीक है ना? तो यहाँ देखते हैं बेटा अपन ने पढ़े हैं कि अग्र अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है बेटा, सामने मेरे की दर बराबर होता है, बोलो, पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर।
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब अपना कहाँ से निकल के आया बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। ठीक है ना? ठीक है, आप सब समझ गए। अग्र अभिक्रिया की दर क्या थी बेटा? अपने बोलो रे RF, और पश्च अभिक्रिया की दर क्या है बेटा? RB। तो अग्र अभिक्रिया की दर RF किसके बराबर है साहब? RB के बराबर है ना? अब RF की वैल्यू कितनी है यार अपने पास? बोलो जरा रे। KF into A की पावर N1 into E की पावर N2 लिख देंगे बेटा, इसके मान रख दे अपन। बोलो फिर RB की वैल्यू ये रखिए ना नीचे। बन जाएगा ये तो बहुत आसान है रूपचर, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या लिख दूं बेटा यहाँ पे RF की वैल्यू? बोलो KF into KF बेटा बोलो A की पावर N1 हाँ into B की पावर N2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? KB क्या है बेटा यहाँ पे? पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक। ठीक है ना? यहाँ कोष्टक में क्या लिख लूं बेटा? C की पावर N1 into D की पावर N2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बेटा देखो KF अपॉन KB, इसको मैं इसके अपॉन में डालूं ना? जो अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक KF जो है, इसके बटे में KB को ला सकता हूँ। बराबर कर लिया यार मैंने, हाँ यार। इसके साथ गुना में कौन है बेटा? ये है। KF के साथ ये है गुना में, और KB के साथ गुना में ये है ना? तो चलो देखो यार, KF और ये KF के बराबर ये है बेटा, इक्वल में है ना? तो KF बराबर क्या कर लिया बेटा? मैंने ये लिख लेता हूँ यार मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? C की पावर बेटा N1 into D की पावर N2। ये भी बात क्लियर हो गई आपको? अरे हाँ यार, बटा क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जरा रे। A की पावर N1 into B की पावर N2। कोई दिक्कत है क्या? KF क्या है बेटा? अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक, इसी के साथ गुना में है। और यहाँ देखो क्रॉस मल्टीपल में है क्या? नहीं, ये पीरियड गुना हो जाएगा, और ये इसके साथ गुना में है, तो देखो KB ये क्रॉस मल्टीपल में हो जाएगा। और ये KF अपॉन KB को तो क्या बोलते हैं यार अपन? बोलो जरा। अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक KF और पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक KB के अनुपात को ही तो क्या बोलते हैं बेटा? साम्य स्थिरांक। और इसी को तो किससे दर्शाते हैं? बोलो रे। KC। ठीक है बेटा, किससे दर्शाते हैं? KC। कोई दिक्कत है क्या? तो KC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जरा। C की पावर क्या आ जाएगा? N1 into बेटा D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 into B की पावर N2। शायद आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये। ठीक है, आगे ध्यान देना बेटा, इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन, और थोड़ा सा सीखते हैं बेटा। यदि ये तो पदार्थ है, ड्रॉ होगा, ठीक है, पर मैं गैसीय अभिक्रियाओं के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए बता रहा हूँ बेटा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो गैसीय अभिक्रियाओं में बेटा दाब बढ़ाएंगे तो उसका यानी अणु पास हो जाएंगे आपके, तो उसके लिए देखते हैं। मतलब गैसीय अभिक्रियाओं में आंशिक दाब का नियम लागू करते हैं, और दाब प्रेशर होता है बेटा, इससे दर्शाएंगे प्रेशर को। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको उतार लिए होंगे आपको, तो देखते हैं बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है ना? और ये K क्या है बेटा? अपना दर स्थिरांक है, अग्र अभिक्रिया के लिए लिया और किसके लिए लिया बेटा? पश्च अभिक्रिया। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोल रहे हैं? साम्य स्थिरांक। तो बेटा अपन अब गैसीय अभिक्रियाओं के लिए देख लेते हैं। किसके लिए देख लेते हैं बेटा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो ये KC को क्या लिख दूं बेटा? मैं KP लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? KP। तो KP बराबर बेटा, यदि हम गैसीय अभिक्रियाओं के लिए ले रहे हैं तो आंशिक दाब का नियम लागू कर देते हैं। किसका नियम बेटा? आंशिक दाब का नियम लागू कर देते हैं। तो P और यहाँ C की पावर क्या हो जा रहा है बेटा? बोलो जरा रे। M1 इनटू जैसा का तैसा ले लो बेटा, P और किसकी पावर बेटा? D की पावर क्या हो जाएगा? M2 अपॉन, चल बोलो जरा, P A की पावर N1 इनटू P B
b की पावर n2 n2। ये किसके लिए बेटा? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए? गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। अभिक्रियाओं के लिए जब आंशिक दाब का नियम लागू करते हैं तो गैसीय अभिक्रिया के लिए आंशिक दाब का नियम लागू करते हैं। किसका नियम बेटा? आंशिक दाब का नियम लागू करते हैं। तो आंशिक दाब को अपन ने क्या Kp से दर्शा दिए, तो Kp बराबर P C की पावर। समझ गया ना ये? Yes, sir, sir। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।